घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे जान की और जहान की। पिछले साल हमने जान और जहान की बहुत बातें की। जब कोरोना का संक्रमण फैलने लगा, देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई। पिछले साल मार्च में 24 तारीख से लॉकडाउन लगा था, 25 से वो इफेक्टिव हुआ था। और तब ये बहुत सवाल उठे थे, जान बचाना जरूरी है कि जहान बचाना जरूरी। सरकार ने फैसला किया जान बचाना जरूरी है और इसीलिए लॉकडाउन लगाया गया था। हालांकि 2-3 महीने में सरकार को यह भी समझ में आया कि सिर्फ जान बचाने से काम नहीं चलेगा, कारोबार, अर्थव्यवस्था, रोजी रोटी ये भी चलती रहनी चाहिए। इसलिए लॉकडाउन को धीरे धीरे हटाया भी गया। पीपीई किट्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, बड़ी तादाद में इनका उत्पादन भी किया गया। लेकिन परेशानी सबने झेली, आपने, मैंने, हम सब ने। लेकिन ये कोरोना की दूसरी लहर जो है, ये फिर से डराने लगी है। आंकड़े खुद बता रहे हैं। मेरा कोई मकसद नहीं आपको खौफजदा करने का, लेकिन पिछले 24 घंटे में 81,466 मामले सामने आए हैं। 81,466। इसी रफ्तार से कोरोना संक्रमण फैलता रहा तो 3-4 दिन में हम 1 लाख का आंकड़ा भी छू जाएंगे। और सबसे ज्यादा मार पड़ रही है महाराष्ट्र में, जहां पर जो मामले हैं 43,183। मुंबई अकेले में 8,646 मामले आ गए हैं। 43,183 मामले महाराष्ट्र में। इसीलिए पुणे में मिनी लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। पुणे में सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर, अंतिम संस्कार को छोड़कर सभी सार्वजनिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। शादियों में भी सिर्फ 50 लोग शिरकत कर सकते हैं। बार, रेस्टोरेंट, होटल बंद हैं। होम डिलीवरी होगी। नगर बस सेवा बंद है। और शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया है। ये मैंने पिछली बार भी कार्यक्रम किया था। ये मेरी समझ से परे है। हम लकीर के फकीर बन जाते हैं कुछ चीजों में कि शाम को हम कर्फ्यू लगा देंगे, मतलब शाम को ही निकलता है ये वायरस, दिन में नहीं निकलता। दिल्ली में, एनसीआर में, बाकी जगह भी हो रहा है, पर मैं दिल्ली एनसीआर में रहता हूं, तो सब पुलिस वाले कैमरा लेकर बड़ी मुस्तैदी के साथ तैनात रहते हैं कि आप गाड़ी में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं या परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ ही जाएंगे अगर प्राइवेट गाड़ी है तो जी मास्क नहीं लगाया तो मुस्तैद इतने, उसी वक्त आपकी फोटो खींच ली जाएगी, 2,000 रुपए का आपका चालान भी हो जाएगा। आप घर में रहते हैं, घर में कोई मास्क का इस्तेमाल नहीं करता, वही लोग गाड़ी में जा रहे हैं, शीशे ऊपर है। इसलिए कहते हैं ना, वो कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। या मैं कुछ और कहूं, एक और कहावत है अंग्रेजी की, मिसिंग द वुड्स फॉर द ट्रीज। मतलब पेड़ गिनते घूम रहे हैं, वो पूरा जंगल है। यह संक्रमण जंगल की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। मुंबई में 5 से ज्यादा केसेस वाली सोसाइटी अब सील की जा रही हैं। बीड़ में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक लॉकडाउन है। नांदेड़ में 25 मार्च से 4 अप्रैल, नंदूरबार में 31 मार्च से 15 अप्रैल तक लॉकडाउन है। पुणे का मैंने जिक्र कर ही दिया। लेकिन यह सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश, जिसकी चर्चा कम होती है, 2,777 मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में। और कंपैरिजन कीजिए, 18 सितंबर, आज से 7 महीने पहले 2,607 का आंकड़ा छुआ था। उस आंकड़े को मध्य प्रदेश पार कर चुका है। अब जो महाराष्ट्र से सटे उनके जिले हैं, छिंदवाड़ा, खरगोन, रतलाम और बैतूल, वहां पर सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया है।
छत्तीसगढ़ में भी 4617 मामले सामने आए हैं। तो 20 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये नाइट कर्फ्यू पर हमारा बड़ा जोर है। दिल्ली में भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सब कुछ नियंत्रण में है। अभी जो मरीज हैं, मौतें कम हो रही हैं, आईसीयू में भर्ती कम हो रही है। क्या इसी से हम संतोष कर लें? और होम आइसोलेशन में ही अच्छा इलाज चल रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं। लेकिन प्रीमियर इंस्टीट्यूट है हमारे देश का, एम्स, उसके डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया कह रहे हैं कि एक चिंता की बात यह है कि जो ये वायरस है अब युवाओं पर हमला कर रहा है। युवा इससे अलग थे, इससे अछूते थे, लेकिन अब ये युवाओं पर भी संक्रमण फैला रहा है। हालांकि माइल्ड सिम्टम्स आ रहे हैं, लेकिन ये नए वेरिएंट्स भी हैं, जो म्यूटेंट्स हैं, इनको लेकर हमें कितना सचेत रहने की जरूरत है। और वैक्सीनेशन हो रही है, लगभग 7 करोड़ लोग, 6,87,00,000 लोगों को टीका लग चुका है। यह अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि हम 130-135 करोड़ के देश हैं और अभी तक हम 7 करोड़ तक ही पहुंचे हैं। तो 60-70 करोड़ लोगों को टीका लगाने में पूरा साल बीत जाएगा। और बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये जो टीके लगाए जा रहे हैं, कोविडशील्ड या कोवैक्सीन, ये साल भर के लिए ही ये आपको बचाएंगी, क्योंकि और वेरिएंट्स भी आ रहे हैं। अभी भविष्य में हम ताक नहीं सकते, हमें नहीं मालूम आगे क्या होगा। तो यह अपने आप में परेशानी का सबब है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं ये उम्र की पाबंदी हटाइए, टीकाकरण सबके लिए कर दीजिए। अब 45 साल से ऊपर वाले कोई भी टीका लगवा सकता है। यह कल से 1 अप्रैल से लागू हो गया है। तीसरा दौर है ये टीकाकरण का। लेकिन सबको टीका कैसे लगेगा? और सब लगवाने को भी तैयार हैं क्या? और टीकाकरण से ही क्या हम कोरोना को मात दे पाएंगे? टीका लगवाने के 2 महीने बाद तक भी आप पर संक्रमण आ सकता है। यह भी बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। और उससे भी जरूरी बात, यह तो अभी तक जान की बात हो गई, और सारी जिम्मेदारी क्या नागरिकों की है? सरकार को एक व्यवस्था बनानी होती है। खुलकर प्रचार हो रहा है 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए, तो वहां की तस्वीर कोई देखता है तो यहां पर वो एहतियात क्यों बरतेगा? वी आर आफ्टर ऑल ह्यूमंस। हम एक दूसरे को देखते हैं, परखते हैं, नकल भी करते हैं, और वही एक हमारा रीजन भी हो जाता है, एक कारण हो जाता है कि वहां ऐसा हो रहा है तो हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो चुनाव हो रहे हैं, आंदोलन हो रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं। अब बात आती है जहान की। ये तो जान की बात हो गई। पिछले साल हमने देखा 23.9% का हमारी अर्थव्यवस्था ने गोता खाया। नौकरियां गई, तनख्वाहें कटी, प्रवासी मजदूरों का पलायन आपने देखा। तो जबरदस्त दिक्कत का सबब हमने देखा है, हमने सहा है। लेकिन ये अलग अलग जगह जो लॉकडाउन हो रहे हैं, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल हब है, फाइनेंशियल कैपिटल है हमारी मुंबई, वहां से ये जो शुरुआत हो रही है, ये संकेत क्या देती है? और आज रात, अब से लगभग 1 घंटे बाद महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करने वाले हैं वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। क्या लॉकडाउन की घोषणा की जाएगी? यह भी अपने आप में सवाल है। और सिर्फ लॉकडाउन से ही काम चल जाएगा या वही पुरानी दिक्कतें सामने आएंगी, यह भी सोचने की बात है। तो एक थिन लाइन है, एक टाइट रोप वॉक, वो नट की तरह ना, संतुलन बनाकर चलना होगा सरकारों को भी और समाज को भी। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं? पल्ला झाड़ रहे हैं। वो दरअसल मंत्री हैं, वो आप पर मुझ पर कि हम ढिलाई कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल क्या सलाह देते दिखाई दे रहे हैं, पहले वो सुनिए। थोड़ी सी लापरवाही बहुत सारे लोगों की जान ले रही। हमने पिछले 1 साल में कोरोना के खिलाफ बहुत जोरदार लड़ाई लड़ी है। ये समय है इस लड़ाई को और मजबूती देने का, ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकरण करने का और ज़्यादा से ज़्यादा
अपने आप को बचाने का। केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई सौ, हजारों हम फैसिलिटीज क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और दूसरा ये कि अब ये उम्र 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट, युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए, ताकि हमें सबको इससे निजात मिल सके, कोरोना से निजात मिल सके। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, देश में फिर लगेगा लॉकडाउन और फिर पटरी से उतरेगी अर्थव्यवस्था। तो ये जान और जहान का बैलेंस बनाना है। और आज चर्चा में कोई राजनेता नहीं है। देश के 3 टॉप डॉक्टर्स मेरे साथ हैं। डॉक्टर यतिन मेहता चेयरमैन हैं मेदांता क्रिटिकल केयर के। मेरे साथ डॉक्टर एसके सरीन डायरेक्टर हैं ILBS के। डॉक्टर अशोक सेठ चेयरमैन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स। और 2 ऐसे शख्स जो अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं। वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री सिद्धार्थ जराबी और देश के जाने माने CA शरद कोहली। डॉक्टर अशोक सेठ, जो मैंने ओपनिंग रिमार्क्स दिए हैं, और ये देखिए आंकड़ा 81,466 पर पहुंच गया है। सरकार कह रही है, अनुराग ठाकुर कहते हैं लोगों की तरफ से ढिलाई है। ये मैं ब्लेम गेम में नहीं घुसना चाहता हूं। ये आंकड़े डराने वाले हैं क्या? हमें क्या करना चाहिए तत्काल? जी हाँ, ये बहुत डरावने वाले आंकड़े हैं। आप सोचिए कि हम लोग की पीक थी 97,000, हम 81,000 पे तो पहुंच गए और ये पीक कई गुना पहले पीक को क्रॉस करेगी। दूसरी बात ये है कि ये स्टीपेस्ट राइज ऑफ केसेस हमने देखे हैं और उससे ही भयानक रूप ले रहे हैं, क्योंकि इतना राइज, अब देखिए आप, दिल्ली में 55-50% राइज हो गया। देश में कितना राइज हुआ है पिछले 1 या 2 दिनों में, और ये उस क्षेत्र में है जबकि लोग नॉर्मल लाइफ पे पहुंच चुके हैं, आर्थिक बिजनेसेस सब नॉर्मलाइज हो चुके हैं। बट ये जो राइज है ना, हमें एक तरफ से नहीं देखना चाहिए। हमें पता है ये मल्टी फैक्टोरियल है। एक तरफ तो ये जो हम कहते हैं कि फटीग सेट इन हो गया है, लोगों ने अपनी केयरलेसनेस और कैरलेसनेस आ गई है, उसका तो किसी को उसको रिफ्यूज नहीं करना चाहिए। वो तो हमने अपने आंखों से देखा है, अपनी डेली लाइफ में देखा है, जहां पे लोग 80% लोग तो मास्क ठीक से पहन ही नहीं रहे हैं या अपने गले पे लटकाए हुए हैं। ये भरी जगह पे ऐसा हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि हम इन द मिड्स हैं, जबकि शायद ये स्प्रेड वेरिएंट की वजह से और ज्यादा हो रहा है, जो कि और खतरनाक, फास्टर स्प्रेड कर रहा है। और यह भी देखा गया है कि ये इम्यून सिस्टम को भी बाईपास कर सकता है। तो ये मल्टी फैक्टोरियल जो चीजें हमें समझना चाहिए। और आगे के दिनों में ये भी प्रेडिक्टेड है, क्योंकि अब होली हुई है, दूसरे फेस्टिवल्स हुए हैं, तो ये मात्रा कई पहले से जो 80, हम कहते हैं 57,000 केसेस पे पहुंचा था, उससे कहीं आगे पहुंचेगा। ये जो लोग कह रहे हैं कि डेथ्स नहीं हो रही हैं इस बार, लगता है कि कम डेथ्स हो रही हैं, किसी को कोई समझ नहीं है इस वायरस। और अगर हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, वो भी गलत है, क्योंकि वायरस किस तरह से अपना रूप बदल के किस तरह से नेक्स्ट बिहेव करेगा वो हमें पता नहीं है। तो हमें बिल्कुल प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और हमें केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इसकी मौतें भी जब आए तो हो सकता है कि ज्यादा मौतें हों, कम नहीं होंगी। डॉक्टर एसके सरीन, हमें एहतियात बरतनी होगी, ये कह रहे हैं डॉक्टर अशोक सेठ। पर देखिए, हम वो ब्रीड हैं और मुझे ये कबूल करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम नहीं सुधरेंगे, ब्रांड के लोग हैं हम। मौका मिलते ही हम खुले सांड की तरह घूमने लगते हैं, ये एक हकीकत है। अब ऐसे में, और मैं लॉकडाउन की पैरवी नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों पर एक नैतिक जिम्मेदारी डालकर क्या सलूशन निकल जाएगी? या पिछले साल को अगर हम देखें, 25 मार्च से जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी तो 519 केस थे। दूसरा लॉकडाउन शुरू हुआ जब 14 अप्रैल को, तो केसेस थे लगभग 10,000। तीसरा लॉकडाउन 3 मई को जब हुआ शुरू, तब केसेस थे 40,000। यहां हम 81,000 से ज्यादा केसेस पर बैठे हुए हैं। तो सिर्फ लोगों से आग्रह करके, हिदायत देके
कि संभल कर रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है, जरूरी से काम चल जाएगा क्या, या समस्या हाथ से निकलती जा रही है? कहना बिल्कुल ठीक है। और जिस तरह से हम अगर देखें, मार्च में 16 मार्च के आसपास दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट करीब 0.6% थी और आज पॉजिटिविटी रेट करीब 4.2% है। लगभग 6 गुना लोग ज़्यादा पॉजिटिव पाए गए। बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं और ज़्यादा कर सकते हैं, बट ये रियलिटी को हमें समझना है कि ये पिछले साल से ज़्यादा स्टीपर, फास्टर राइज ऑफ इन्फेक्शंस है। और अगर इस तरह से ये स्प्रेड किया तो देयर इज़ नो वंडर कि पिछले आने वाले 5, 7, 10 दिन में, महीने के अंदर हम बहुत आगे तक इन्फेक्टेड लोगों को हैंडल करने के लिए मजबूर हो जाएं। इसके कई कारण हैं। आपने कहा लॉकडाउन। देखिए, लॉकडाउन उस समय हो जब बहुत थोड़े से लोग हों और जब हमें मालूम है कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, उन्हें लॉक कर दीजिए। अब हमें ये नहीं मालूम कि लोग कहाँ से आ रहे हैं, इन्फेक्शन कहाँ से आ रहा है, इसलिए लॉकडाउन कैन नॉट बी ए सोल्यूशन। हाँ, टेस्ट करना, ट्रेस करना, ट्रैक करना, आइसोलेट करना, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को हम नहीं भूल सकते, पर हमें ये बहुत जरूरी है। पर ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमने छोड़ दी है क्या? ये जो 4 कीज का आपने जिक्र किया, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, ये कहां हो रहा है? कहां टेस्टिंग हो रही है, कहां ट्रेसिंग हो रही है? ये बात सही है कि लोगों ने, जैसे आपको ध्यान हो कि अगर सीट बेल्ट मिल जाती है तो लोग गाड़ी तेज चलाते हैं, मोर एक्सीडेंट्स करते हैं। लोगों को लगा अब चला गया है कोरोना, और थोड़ों को लगा कि वैक्सीन मिल गया है तो हम सारे एहतियात, सब चीजें भूल जाएं। एक तो लोगों की भी गलती बहुत है, पर उसी तरीके से हमारी जो ट्रैकिंग टेस्टिंग है, किसी को नहीं मालूम कि इस समय हम किस किस जगह ट्रैक करें। तो मुझे लगता है मैस लेवल के ऊपर स्क्रीनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर हॉस्पिटल को, कोई भी पेशेंट आए, उसके साथ अटेंडेंट है, आपके साथ कोई भी जना घर के अंदर एक पॉजिटिव है, पूरे मोहल्ले के आसपास के लोगों को हमें ट्रैक करके रोकना है। इसके 2 कारण हैं, क्योंकि नया वायरस, म्यूटेंट वायरस बहुत तेजी से बढ़ा, और ये वायरस की नेचुरल लाइफ है, वो बदलेगा ही, उसे सरवाइव करना है, इसलिए अपना शेप बदलेगा। तो जितने म्यूटेंट वायरस आएंगे वो ट्रांसमिट होंगे, और किसी भी समय अगर ये ऐसा ट्रांसमिशन हुआ, इंडियन वेरिएंट हो सकता है, तो वैक्सीन भी हो सकता है इफेक्टिव नहीं हो। मैं तो वैक्सीन पर भी आता हूं डॉक्टर सरीन, लेकिन डॉक्टर यतिन मेहता, देखिए जो बात डॉक्टर अशोक सेठ ने भी कही और डॉक्टर सरीन भी कह रहे थे, देखिए एक थकान भी है। आम आदमी थक गया है कि अरे भाई साल हो गया, मैं कितने दिनों तक एहतियाती बरतता रहूं या घर के अंदर अपना बंधा रहूं। मेरे बहुत से दोस्त 1 साल से घर से बाहर नहीं निकले हैं। पत्नियों का भी दबाव है, वो अलग चीज है, लेकिन ये थकान सिर्फ आम आदमी की है या हमारी व्यवस्था, हमारी सरकारें भी थक गई हैं कि अब राम भरोसे चल रहा है कि अब हो गया है, अब देखेंगे। जो चीजें, जो हमारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होने चाहिए, अब वो इन प्लेस नहीं है। क्या ये एक कड़वी हकीकत है? ये आपने बिल्कुल सही फरमाया संदीप, कि ये सभी जगह से थकान हुई, मुझे तो लगता है। पब्लिक को तो आप देख ही रहे हैं, हर टीवी स्क्रीन पे आप देखिए कैसे लोग मजमा लगा के बैठे हैं हजारों की तादाद में, और इलेक्शन जहाँ हो रहे हैं वहाँ कोई परहेज नहीं है, और बाकी जगह कहते हैं परहेज करिए। हाँ, ये तो कैसे चलेगा ना। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी आप देखिए, जो 2 महीने पहले हो रहा था, इतना टाइट सारे कंटेनमेंट जोन बन रहे थे, आइसोलेशन, क्वारंटीन, ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, ये सब हो रहा था। अभी तो मैं सोचता हूँ कि मेरे ख्याल से वो भी सब जगह लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं, और इससे भी काम नहीं चलेगा कि स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करे, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करे। देखिए, मरेंगे तो सबके सब मरेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं है कि आप में और मेरे में या पॉलिटिशियंस में, नॉन पॉलिटिशियंस में। इसलिए सबको वॉर फुटिंग पे ये करना ही पड़ेगा। वैक्सीनेशन, एज यू राइटली सेड, कि वो सोल्यूशन अभी नहीं है। वैक्सीनेशन जितने लोग लगाए अच्छा है, सबको लगाना चाहिए, लेकिन जैसे गवर्नमेंट चेंज कर रही है, क्योंकि वैक्सीन सबके लिए अवेलेबल नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज कर रही है कि इतने पहले जो हाई रिस्क है उनको पहले लगाए, फिर दूसरे रिस्क में, फिर तीसरे रिस्क, वो ठीक कर रही है। तो मेरी सबको यही रिक्वेस्ट है, आप परहेज रखिए, जिनको एलिजिबल है वैक्सीनेशन करिए, और गवर्नमेंट से यही कह सकता हूँ कि ये टाइट कंट्रोल रखिए इस पे, उसको छोड़ देने पे, हाथ खड़े करने से तो हम नहीं। पर जो डॉक्टर सरीन कह रहे हैं, डॉक्टर यतिन, कि कम लोग थे तो चेन ब्रेक करना आसान होता है, तो लॉकडाउन कर सकते हैं, लेकिन अब ये इतना फैल गया है, रायता फैल गया है, अब इसे लॉकडाउन के जरिए नहीं समेटा जा सकता है।
तो क्या लॉकडाउन रास्ता नहीं है? ये चेन कैसे ब्रेक की जाए? ये चेन अभी इसमें लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। डॉक्टर ने बिल्कुल सही बताया कि लॉकडाउन शुरू में चलता है जब तक आपकी फैसिलिटीज हो जाती है, हॉस्पिटल बेड्स और वेंटिलेटर्स क्रिएट करने से वो टाइम आपने खरीद लिया उसकी। लेकिन उसके बाद अब इस स्टेज में हालात में लॉकडाउन सोल्यूशन नहीं है। स्ट्रिक्ट परहेज और गवर्नमेंट की तरफ से कॉन्टैक्ट आइसोलेशन और ये सारा स्ट्रिक्टली होना चाहिए। उसके बिना हजारों की तादाद में जो लोग इकट्ठे होते हैं, सारे माहौल और सारे सब कुछ खुल रहे हैं, तो किस लिए? शादियों में कहते हैं जितने मर्जी लोगों को आप बुला लो, और होली में सारे इतने लोग इकट्ठे हो रहे थे, ये सब बंद करना चाहिए। 4 लोगों से ज्यादा किसी को इकट्ठा होना अलाउड ही नहीं होना चाहिए पूरे देश में। नहीं, पर वो नहीं हो पा रहा है ना डॉक्टर अशोक सेठ। वो मैंने कहा ना, कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। मतलब वो लकीर के फकीर बने हुए हैं जी। नाइट कर्फ्यू का क्या है? मतलब ये पार्टी एनिमल है। अभी शरद कोहली ने ये शब्द का इस्तेमाल किया। ये वायरस ये पार्टी एनिमल है क्या कि रात को ही निकलेगा? या गाड़ी में हम बैठे हुए हैं तो जी वो खड़े हुए हैं ऐसे मुस्तैदी से, मतलब जान पर खेलकर फोटो लेंगे, आपने मास्क नहीं पहन रखा। अरे भाई, मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूं गाड़ी में। इन चीजों पर हमारा ज्यादा ध्यान है। तो मैं इस पे ये कहूंगा कि कंटेनमेंट जोन्स तो जरूर डिफाइन करने चाहिए, जहां से सबसे ज्यादा ये कोविड हो रहा है उनको आप सीमित रखिए। वहां पे टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, आइसोलेशन बहुत अच्छी तरीके से हो। बट पूरी कंट्री को लॉकडाउन करना या पूरी सिटी को लॉकडाउन करना तो गोइंग बैक इन टाइम है, गोइंग बैक इन लाइवलीहुड है। उससे लाइव्स नहीं बचती हैं। वो एक टाइम था जब हमें मौका चाहिए था, जिस तरह डॉक्टर जतिन मेहता ने बताया, कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अपग्रेड करना था, हमें लोगों को सेंसिटाइज करना था। बट ये मौका नहीं है लॉकडाउन का। ये अगर हमने सोचना है तो करना है तो हर आदमी को, हर व्यक्ति को अपने आप को ही सेफ्टी लेके लॉकडाउन करना होगा। शाम की जहां तक आपने बात की है, इट इज नॉट नॉनसेंस नहीं है, क्योंकि वो इसलिए किया जाता है कि लोग, यंग लोग हैं, वो ज्यादा पार्टी ना करें, ये ना करें। बट एक्चुअली प्रैक्टिकली नहीं है, न ही उससे कोई बचता है। बिकॉज एक्चुअली अगर आप देखें तो 1/10 लोग होते हैं सड़कों पे रात को, और डे टाइम में तो 90% लोग तो डे टाइम में होते हैं रात को। तो हमें डे टाइम में और ज्यादा प्रिकॉशन, उसमें वो संडे लॉकडाउन जैसी भी चीजें आ जाती है ना डॉक्टर अशोक सेठ। मतलब संडे को छुट्टी पे चला गया क्या कोरोना? तो ये एक हिपोक्रेसी सी बात है कि आप मार्केट्स को खुले रखो, आप हर एक जगह को, चाहे वो सब्जी मंडी हो, हर एक को, तो उससे ट्रेडर्स भी खुश रहते हैं। बट आपने लोगों को कह दिया आपकी कहीं नहीं जा सकते, तो बात क्या हुई? कोई दोनों तरफ की बातें ही नहीं समझ आई। तो एक्चुअली लॉकडाउन इज नॉट अ सॉल्यूशन। एक तो डॉक्टर सरीन ने कह ही दिया है, इट इज मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच। हमें हर अप्रोच को समझना है। और ऐसे में डॉक्टर अशोक सेठ, जो आपने वेरिएंट्स की बात की, अब ये म्यूटेट भी कर रहा है वायरस, और यहां पर भी महाराष्ट्र, केरला स्ट्रेन की लोग विदेश से भी आ रहे हैं, तो ये कैसे प्ले कर रहा है? इस पर एक आम आदमी क्या एहतियात बरते? आम आदमी को समझ नहीं आती है ये बातें। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारे में सेल्फ डिसिप्लिन भी नहीं है। चलिए, दूसरी कंट्रीज में तो लोग इसलिए मास्क नहीं पहनते हैं क्योंकि वो एंटी मास्किंग होते हैं। वो कहते हैं कि जी हमें नहीं फर्क पड़ता, हम तो मास्क के ही अगेंस्ट है। बट हमारे यहाँ डिसिप्लिन की बात है कि 80% लोग मास्क को गले पे लगाएंगे, बोलते वक्त मास्क को नीचे करेंगे, चाय पे बैठेंगे। मास्क तो उनके लिए एक ऑर्नामेंट हो गया है, एक प्रिवेंशन नहीं। एक सिंगल वैक्सीन जो मोस्ट इफेक्टिव है वो हमने पहले ही कह दिया है, द 3 थिंग्स ऑफ कोविड बिहेवियर। और जब तक हम ये इम्प्रेग्नेट न कर दें, हमारा कर्तव्य है कि हम अगले 2 साल तक इस वायरस से न लॉकडाउन से बचेंगे, न ही वैक्सीनेशन से बचेंगे। हम तो बचेंगे क्योंकि हम डबल मास्क पहनते रहेंगे, क्योंकि हम डिस्टेंस मेंटेन करते रहेंगे, और क्योंकि हम हाथ को सैनिटाइज करते रहेंगे। अगर हमने ये नहीं किया तो हम अपने आप को भी खतरा है और दूसरे लोग को भी खतरा है, और ये गति बढ़ती रहेगी और मौतें होती रहेंगी। ये एक दुश्मन है जिसको हर एक को एक साथ लड़ना है। उसके लड़ने के लिए ये हमारा ओन कर्तव्य है। जब तक ये बात अगर हमें समझ नहीं आ रही है तो हमारे लॉज बने, हमारे रूल्स बने, हमें फाइन करना चाहिए। आफ्टर ऑल किसी तरह की हमें मेंटेन करना चाहिए कि लोगों को पनिशमेंट होगी, क्योंकि ये हमारी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम दूसरों के लिए खतरा बन रहे हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा है, सख्ती तो करनी होगी
और सजा भी होनी चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन को भी लेकर डॉक्टर सरीन, अब वैक्सीनेशन हो रही है, रफ्तार और तेज होनी चाहिए, 45 से नीचे वालों को भी लगे, वो अपने आप में वो डिबेट के इशू हो सकते हैं। लेकिन आम आदमी को समझने की बात यह है कि आज की तारीख में आप वैक्सीनेशन करेंगे भी तो उसके बाद भी वो विंडो है कि भाई 28 दिन, और अब तो डॉक्टर्स कह रहे हैं 4 की जगह 6 हफ्ते में दूसरी डोज लगाएंगे तो और बेहतर होता है। तो कुल मिलाकर लगभग 60 दिन आपको और एहतियात बरतनी होगी। अब लोग ये भी कहने लगे हैं कि नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, तो जो ये वैक्सीन अभी लगाई जा रही है हो सकता है ये साल भर के लिए ही हो, आगे और भी वैक्सीन लगानी पड़े। ये कंफ्यूजन है, थोड़ा सा इनको दूर कीजिए आम आदमी के मन में। समझना है कि दवाई बीमारी के लिए दी जाती है और वैक्सीन बचाव के लिए दी जाती है। अगर आप अपना बचाव नहीं करवाना चाहते, कोई नहीं बचा सकता। लोग जाते ही नहीं है टीका लगवाने कि वैक्सीन अवेलेबल है, नहीं जाते, तो ये आपकी गलती है और ऐसी गलती ना करें। हर आदमी को वैक्सीन लगवा के बचना चाहिए। दूसरा, आपने पूछा कि 1 साल तक रहेगा, उसके बाद दोबारा वैक्सीन, पहले साल तो निकाल लें। जो कॉमन कोल्ड है, जो फ्लू है, उसकी वैक्सीन हर साल नहीं आती, उसका कॉमन कोल्ड का वायरस हर साल बदलता है। तो लोग नई वैक्सीन हर साल बनाते हैं। वो सब लोगों को कहते हैं भाई अक्टूबर से और फरवरी के बीच में नई वैक्सीन लगा लो, निमोनिया नहीं होगा, सब लगवाते हैं। तो इसलिए ये ना सोचें कि भाई साल के बाद बदल जाएगा तो आज क्यों लगाओ, भाई आज लगा लो, साल तो बचे रहोगे। तीसरी बात है कि म्यूटेंट वायरस जो है अभी भारत में इतने ज्यादा नहीं है। सारे जैसे यूके का वेरिएंट है, ब्राजील का वेरिएंट है, डेनिश वेरिएंट है, यूरोपियन वेरिएंट है, उन सब के खिलाफ दोनों भारत में जो अवेलेबल वैक्सीन है पूरी तरह से इफेक्टिव है। मन में बिल्कुल डाउट नहीं लाए। सिर्फ एक साउथ अफ्रीकन वेरिएंट है, उसका अभी कुल मिला के 45 केस भारत में पता लगे हैं। उसके खिलाफ थोड़ा सा वैक्सीन की एफिकेसी में कमी है। तो आप क्यों सोचे कि मुझे वही वैक्सीन का वही वायरस आएगा। अब बाकी सबसे तो बच लो भाई, एक के लिए आप पूरा ना लो। तीसरा, लोगों में जो मैंने देखा वो हेसिटेंसी है, डॉक्टर्स में, फ्रंट लाइन वर्कर्स में, नर्सेस में, जो कि ज्यादा लोगों से एक्सपोज होते हैं। वो सोचते हैं हमें तो होएगा ही नहीं, हम तो बचे रहेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। सारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, सारे टीचर्स, पुलिस वाले या जो फायर वाले, डॉक्टर्स, नर्सेस 100% अपने आप को वैक्सीनेट कराएं, क्योंकि अगर उन्हें वायरस हो गया तो उसके कारण कितनों को फैलेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप बचाएं और औरों को बचाएं। अब रहा एक सवाल कि 4 हफ्ते पे लगाएं, 6 हफ्ते पे लगाएं, 8 पे लगाएं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। पहली डोज तो सब लगवाएं, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं है। जितने ज्यादा लोग पहली डोज लगाएंगे, 14 दिन के अंदर उनके अंदर वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने लग जाती है। सेकंड डोज आप 6 हफ्ते पे लगाएं, 8 हफ्ते पे लगाएं, उसके बाद में और एंटीबॉडीज बन जाती हैं। तो मिनिमम हमारे पास 3 महीने का समय चाहिए, जबकि हमें टोटल प्रोटेक्शन रखना है। बिल्कुल एक दूसरे के साथ में कोई बिहेवियर में चेंज नहीं करना है। और ये और याद रखिएगा, वैक्सीनेशन इज नॉट इम्यूनाइजेशन। जी, इम्यूनाइजेशन का मतलब होता है ये नहीं खुले सांड हो गए, बहुत अच्छी हैं, हाँ, कि मैंने टीका लगवा लिया, इज नॉट इक्वल टू इम्यूनाइजेशन। ठीक है। लेकिन डॉक्टर यतिन, एक और चीज जो देखने में मिल रही है, पहले कोमोबिडिटीज की बात करते थे, जो उम्र दराज लोग हैं उन पर ज्यादा हो रहा था, या जो मेरी उम्र के लोग थे कि भाई आपको हाई बीपी है, लिवर प्रॉब्लम है, तो आप एक आइडियल कैंडिडेट हो जाते थे कोरोना वायरस से सफर करने के लिए। लेकिन अब यंग लोगों में भी जो आ रहा है, चाहे सिम्टम्स माइल्ड हो, तो आप जो युवा भी हैं और बड़ी तादाद में है ना, वी आर अ यंग कंट्री, डेमोग्राफिक डिविडेंड की हम बात करते हैं, वो भी एक्सपोज हो रहा है। तो आम आदमी जो युवा है वो क्या करे? देखिए, वो जो आपने कहा वो सही फरमाया कि युवा को माइल्डर होता है डिजीज, लेकिन वो ज्यादा बाहर जाते हैं और माइल्डर डिजीज होता है इसलिए एक्टिव रहते हैं, वो स्प्रेड ज्यादा लोगों को कर सकते हैं। इसलिए जब वैक्सीन रिलीज होगा तो सारे युवाओं को भी वैक्सीन लगाना ही चाहिए। लेकिन जब तक ये वो नहीं होता तब तक वो उनको जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कहते हैं कि मास्किंग, डिस्टेंसिंग 2 मीटर का एंड हैंड हाइजीन, ये 3 चीजें तो दर्द अभी थोड़ी देर के बाद आएगा। पहले आपके और मेरे जैसे लोगों का दर्द पहले आएगा, इसलिए उनको ये तब तक ये उनको समझ के रहना ही पड़ेगा। और उनको माइल्ड डिसीज होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल सेफ है।
यंग लोग भी आईसीयू में एडमिट होते हैं और यंग लोगों की भी मौत होती है, कम लोगों की होती है परसेंटेज वाइज, बट वो तो फिर स्टैटिस्टिक्स में आ गए, जिसका नंबर लगा बेचारे का वो गया। इसलिए ये जो एहतियात है वो उन सबको बिल्कुल बरतना ही पड़ेगा, उनका एक्सपोजर नहीं, ये डॉक्टर अशोक सेठ ने भी तो 3 पॉइंट्स गिनवाए कि भाई आपको दूरी बनाकर रखनी होगी, मास्क लगाइए, डबल मास्क लगाइए, हाथ धोते रहिए। पर मैं 1-2 उदाहरण आपको देना चाहूंगा और आपकी राय चाहूंगा डॉक्टर यतिन। अब आप फ्लाइट से सफर कर रहे हैं, सब मास्क लगाते हैं, आप वो स्क्रीन टाइप का भी, विंडशील्ड टाइप की वो एक खाका भी पहन लेते हैं अपने चेहरे पर जब खाना आएगा तो खाना खाएंगे ना, सब खाना खा रहे होते हैं तो वो सब उतर जाएगा। तो साथ में जो बैठा है अगर वो कैरियर है तो खाने में नहीं होगा क्या? ट्रेन में भी यही हाल है, आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो खाना तो मास्क उतार के ही खाएंगे ना। तो जितना लोग अगर भीड़ रहेगी, ये अपने आप में विरोधाभासी बात नहीं है क्या? आई टोटली अग्री कि नहीं, लॉकडाउन कोई हल नहीं है, लेकिन आप खुला रखेंगे, लोग जाएंगे, खाना खाएंगे, बात करेंगे, 24 घंटे तो मास्क नहीं पहन सकते ना। देखिए, इसमें ऐसा है कि अगर फ्लाइट में आप जा रहे हैं, मैं भी अभी ट्रैवल कर रहा हूं, कल भी ट्रैवल कर रहा हूं, तो मेन चीज है हिंदुस्तान में आप कहीं भी जाइए 3 घंटे से ज्यादा कोई फ्लाइट है नहीं। हाँ, तो कोई जरूरत नहीं है कि आपको कुछ खाएं। अरे साथ वाला तो खाएगा डॉक्टर साहब, साथ वाला तो खाएगा, उसको कैसे रोकेंगे? सबके लिए कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, जो भी ट्रैवल कर रहा है एयर से वो नहीं खाना। यहां तो मैं कंपनियों के नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो इन फ्लाइट खाना दे रहे हैं ना, जो फ्लाइट टिकट में इंक्लूडेड है। सारी एयरलाइंस दे रही हैं, तो पैसेंजर्स की चॉइस है। अब ये सब कुछ हमारे ऊपर डाल दिया जाता है ना, ये उपभोक्ता की, कंज्यूमर की चॉइस है। क्यों भाई, कानून बनाइए, नहीं खाना दिया जाएगा, अपना पानी पूनी बिस्किट सैंडविच खा के बैठिए, 3 घंटे भूखे रहिए और फिर उतरकर खाइए। नहीं, सही बताया। फ्लाइट में तो गवर्नमेंट रूल भी बना सकती है, डीजीसीए कह रहे हैं कि नहीं, जब तक ये पैंडेमिक सॉल्व नहीं होता तब तक कोई सर्विस नहीं होगी पानी को छोड़ के। तो हो सकता है, आराम से हो सकता है। और रेस्टोरेंट में एक पब्लिश हुआ है पेपर अमेरिकन जर्नल में, जिसमें दिखाया गया है कि 4-5 गुना स्प्रेड ज्यादा होता है रेस्टोरेंट अगर खुल गए तो। इसलिए रेस्टोरेंट्स में भी अभी खुलने की मेरे हिसाब से कोई जल्दी कई जगह तो अभी तो महाराष्ट्र वगैरह में तो बंद कर दिए हैं। लेकिन अब मैं आर्थिक पहलू पर भी आऊंगा। सिद्धार्थ जराबी, अब थोड़ा अर्थव्यवस्था जहान की बात भी कर लें। जो ये आंकड़े हैं ये डराने वाले हैं। 3 सबसे बड़े एक्सपर्ट्स हैं देश के, वो खुद इस बात को मान रहे हैं। तो ये जो अर्थव्यवस्था पटरी पर आती दिख रही थी, 6 महीने से 1 लाख करोड़ से ऊपर जीएसटी कलेक्शन, परसों के जो आंकड़े आए सबसे ऊपर के आंकड़े, और हम बात करने लग गए थे डबल डिजिट ग्रोथ की भी कि बाउंस बैक करेंगे, वी शेप्ड रिकवरी। तो फिर से रोड ब्लॉक आता दिख रहा है आपको? देखिए, रोड ब्लॉक तब आएगा अगर पूर्णतः लॉकडाउन लगेगा। जो पार्शियल लॉकडाउन है, हालांकि उसके पे डिबेट ये हो सकती है कि उसकी मेडिकल रिजल्ट्स, मतलब हेल्थ उसके क्या आउटपुट निकलेगा, बट सबसे बड़ा जो विषय है कि पूरा लॉकडाउन अगर नहीं लगा तो अर्थव्यवस्था बच सकती है। अभी तक जो हमने संकेत देखे हैं सभी राज्यों से, मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार दोनों ने रियलाइज किया है कि जो पिछले साल इसी समय पे जो एक्सचेकर एक प्रकार से कंगला हो गया था, रेवेन्यू कलेक्शन 0 हो गई थी, वैसी स्थिति वापस नहीं चाहता है कोई भी स्टेट। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर उस समय पे जो बना वो आज प्रिवेल करता है, बट थकान है एक लोगों में, हेल्थ केयर वर्कर्स में भी और समाज में भी। तो रास्ता क्या था? तो रास्ता यही था कि अगर एक एग्रेसिव वैक्सीन रोल आउट कैंपेन होगा। और संदीप, मैंने आपके शो पे ये पहले कहा है, 1.5-2 महीनों से शायद उन चुनिंदा पत्रकारों में से हूं जो इस पे खुलकर विषय रख रहा है, कोई मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूं, कि वैक्सीन वाज अ एजेंट फॉर इकोनॉमिक सेफगार्डिंग ऑफ आवर पीपल। दूसरा जो फ्लॉ मुझे क्राइटेरिया में लगता है, और यहां पे बहुत वरिष्ठ, वेरी सीनियर डॉक्टर्स आर हियर ऑन द पैनल विद यू, कि जो सीनियर सिटीजन्स और 60 और 45 प्लस कोमॉर्बिडिटी वाला फोकस था, दैट वाज फ्लॉड इन माय सेंस। कारण यह था कि वो घर पे बैठे हुए थे। इंडिया कोई बाकी विदेश वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह नहीं है कि माता पिता को ओल्ड एज होम में उठा के हम फेंक देते हैं।
आज भी माता पिता का ध्यान रखा जाता है अपने घरों में। मजबूरी उन लोगों की है इनफॉर्मल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी में, जिन्हें नौकरी, हमारी अर्थव्यवस्था इनफॉर्मल सेक्टर में है, और उनको जाना है, रिक्शे वाले को, सड़क पे दुकान लगाने वाले को, ड्राइवर को, मेड को, गार्ड को, हजारों इस टाइप के जो व्यवसाय हैं, सैकड़ों व्यवसाय, उनके लिए घर पे बैठ के कोई कमाई का स्रोत नहीं है। वो व्हाइट कॉलर वर्कर्स नहीं हैं, वो आप जैसे मेरे जैसे लोग नहीं हैं, वो डॉक्टर्स जैसे भी नहीं है जो ऑनलाइन ट्रीटमेंट कर सके। उनकी मजबूरी थी, उस मजबूरी को नजरअंदाज किया गया। और मैं इसमें बड़ी ह्यूमिलिटी के साथ कहूंगा कि जो सरकारी पक्ष से कुछ डॉक्टर्स की मैंने दलीलें पिछले 2 महीनों में देखी हैं, तो मैंने एक तो उनमें फ्लिप फ्लॉप बार बार देखा है, और लेस एज हेल्थ प्रैक्टिशनर एंड मोर एज एडमिनिस्ट्रेटर्स जैसी उन्होंने बात की है। फंडामेंटल इशू यह है कि आज वैक्सीन की सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी और इस वैक्सीन को ऑल आउट स्ट्रैटेजी की तरह इस्तेमाल किया जाए। अभी जो हेल्थ सेक्रेटरी ने 2-3 दिन पहले डायरेक्टिव दिया है, उसमें 100% वैक्सीनेशन की बात की गई है, बट अगेन जो क्लस्टर बेस्ड अप्रोच थी उसमें डिले हो गई है। इसलिए फाइनल पॉइंट संदीप, आज हम ये चर्चा कर रहे हैं इस वेव की पीक और उसके बाद जो नीचे आना शुरू होता है, वेरी क्लियरली मई 15 तक ही शायद होगा, और वो तब होगा जब अभी स्टेप्स लिए जाएंगे स्प्रेड को रोकने के लिए। बट मैं व्यक्तिगत रूप से अभी निराश हूं। मैं बाहर जाके देखता हूं युवा, कामकाजी लोग और जिन लोगों की मजबूरी है घर से बाहर निकलना, वो अब किसी भी प्रकार से किसी भी लॉकडाउन को मानने को तैयार नहीं है। फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन वाली एक स्टेज आ गई है। इसलिए एक और चीज है सिद्धार्थ, आप ही की बात को आगे बढ़ाऊं। दरअसल ताल ठोकने में हमारा एक शगल है, हम ताल बहुत ठोकते हैं, और आजकल सरकार की तरफ से नैरेटिव ये चल रहा है, और मैं वैज्ञानिकों को सलाम करता हूं, उन्होंने वैक्सीन बनाई है, पर चल क्या रहा है कि जी चाइना कोरोना फैलाता है, भारत कोरोना से पूरी दुनिया को बचाता है, और बस यहां पर बात खत्म कर दी जाती है कि वो फैला रहे हैं, हम बचा रहे हैं, देखो दुनिया में हम वैक्सीन दे रहे हैं। हम असल जो अपने ग्राउंड रियलिटी है, जमीनी हकीकत, उस पर पर्दादारी करके बैठ जाते हैं। गलत तो नहीं कह रहा हूं? नहीं संदीप, मैं आपने जो स्टेटमेंट दी उसके पीछे 2 तथ्य बताने यहां पे जरूरी हैं। सबसे बड़ा जो सप्लाई का इशू बना है, उसमें भारत सरकार या भारत की कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं है। आपको ध्यान होगा कई महीने पहले यह तय किया था कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया वैक्सीन था, वो दुनिया भर में ओपन लाइसेंसिंग बेसिस पे किसी भी कंपनी को मैन्युफैक्चर करने के लिए दिया जाएगा। इसमें एक पलटी हुई, और जो डेवलप्ड कंट्रीज ने पलटी मारी और ये कहा कि इसका कॉन्ट्रैक्ट केवल एस्ट्राजेनेका को, जो एक मल्टीनेशनल फार्मा फर्म है, उसको दिया जाए। संदीप मुझे 1 मिनट दीजिएगा, बिकॉज ये थोड़ा नहीं, 30 सेकंड में, थोड़ा वक्त की कमी है, 30 सेकंड में, बी ब्रीफ प्लीज। तो उस कारण से संदीप, ये जो सीरम इंस्टीट्यूट पे सारा प्रेशर आ गया है कि 192 कंट्रीज को सप्लाई करना है, और अब हमने ये डिसाइड कर दिया कि हम एक्सपोर्ट्स नहीं देंगे। इसके कारण कुछ गरीब देशों में नाराजगी भी हो रही है कि आपने तो पहले संकेत दिए थे कि देंगे। ये एक समस्या है, कैपेसिटी का इशू है, कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। मेरा सवाल वही है, हम ताल ठोकने से हटकर शरद दरअसल असल मुद्दों पर आए। महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के आंकड़े 43,000 का आंकड़ा हो गया है, मिनी लॉकडाउन बहुत जगह लग गया है, तो जो अर्थव्यवस्था का पहिया तेजी से घूमने लगा था, सिद्धार्थ कह रहे हैं नहीं इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, या असर होता दिख रहा है आपको? नहीं, असर होता आपको अगले महीने से। ये जो महीना शुरू हुआ है, जो आपने जीएसटी की कलेक्शन 1,24,000 करोड़ करने की, बहुत अच्छी बात है, पर अब ये जो आप अगर माने कि इन लॉकडाउन का कोई असर नहीं होगा, मैं उससे पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, क्योंकि 2 चीजें संदीप अर्थव्यवस्था में अड़चन डालती हैं। एक तो अगर कंज्यूमर तक सामान नहीं, कंज्यूमर सामान लेने के लिए पहुंच नहीं पाता, सप्लाई चेन में डिस्टर्बेंस होती है। दूसरा, अगर उसी से रिलेटेड है, लॉजिस्टिक्स इफेक्ट होता है आपका, मतलब आपका फैक्ट्री से माल होलसेलर के पास, रिटेलर के पास, दुकानदार के पास अगर नहीं पहुंचता है, ये दोनों चीजें अगर लॉकडाउन ना भी लगा और ये दोनों चीजें अगर प्रभावित होती हैं, तो ये जो अर्थव्यवस्था का चक्र है, ये इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मैं बहुत सारे लोगों से संदीप मिला जो छोटे
MSMEs चलाते हैं, जो कंपनीज चलाते हैं, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो स्टैमिना था, मैंने पहले भी आपके शो पे कहा था, हमारा जो स्टैमिना था, जो सेविंग्स थी, कंपनी की सेविंग थी, भले या हमारी अपनी पर्सनल सेविंग, उनका तो भट्टा बैठ गया अगर मैं कहूं। बिल्कुल, वो ब्लीड हो चुकी हैं। हाँ। अब हमारे अंदर तो हम जो यूरोप में प्रोटेस्ट देख रहे हैं जगह जगह पर, जैसे ही लॉकडाउन होता है लोग सड़कों पे निकल आते हैं प्रोटेस्ट, उसकी मेन वजह ये, उन लोगों की तो बचत होती नहीं है, हम लोगों की बचत होती है। हमने प्रोविडेंट फंड ब्लीड होते देखा, हमने GDP टू सेविंग्स रेशियो गिरती हुई देखी, 21 से 10% पर आ गई, आधी हो गई। हाँ। तो ये अब लोगों का स्टेमिना है नहीं। तो अब मैं समझता हूं सरकार भी लॉकडाउन लगाने से पहले 10 दफे सोचेगी। पर अगर ये जो आंकड़ा बढ़ रहा है, ये इतना बढ़ गया कि सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी, अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर भी असर पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ेगा। गाड़ियों की मतलब डिलीवरी अब 8-8, 9-9 महीने बाद हो रही है। आपने गाड़ियों की जो डिलीवरी ऑटोमोबाइल के नंबर्स देखे, वो दुगने तिगने अभी 2-3 दिन पहले आए हैं, वो दुगने तिगने, इसमें एकदम से ब्रेक लग जाएगी, क्योंकि जब लोग खरीदेंगे नहीं, अभी तक लोगों ने धड़ल्ले से खरीदा, उसमें पेंट अप नहीं, वो गाड़ियां पूरी भी नहीं हो पा रही, सेमीकंडक्टर्स में, चिप्स में दिक्कत हो रही है। कुछ गाड़ियां या इंडिया में बिना चिप्स के ही बनती हैं, चिप्स वाली गाड़ियां कम है। पर हम अगर ओवरऑल देखें तो जो जो लोग पैसा लगाने को कि जी ये साल गया, ये कोरोना गया, दोबारा से धंधे में घुस रहे थे और बहुत जगह बहाली हो रही थी नौकरी पर, और आपकी जो तनख्वाहें कटी थी वो फिर से पुराने लेवल पर आ रही थी, अब सब कुछ होल्ड पर हो जाएगा। बिल्कुल, मैं आपने जो बात कही इसका जीता जाता एग्जाम्पल, मुझे कल 2 शख्स मिले, उनसे मैंने ठीक यही सवाल किया जो आपने किया, और वो बिजनेस चलाते थे, वो सफर कर रहे थे। मैंने कहा अब जो कोरोना बढ़ रहा है आपके ऊपर क्या असर है? उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया, मैं वर्बटिम बता। उन्होंने कहा सर बड़ी मुश्किल से सब कुछ ठीक होने लगा था, वापस नॉर्मल आने लगा था, अब सर फिर सब भट्टा बैठ गया है। तो भट्टा बैठ गया, ये एक रिप्रेजेंटेटिव स्टेटमेंट है मैं समझता हूं सारे बिजनेसेस की, जिनका नहीं भी बैठा है। अगर ये केसेस इस तरह से बढ़ते रहे, मुझे लग रहा है कि वो वापस उस तरफ जाएगा। और सरकार को क्या करना चाहिए, मुझे सिर्फ आप कुछ सेकंड दें, मुझे लग रहा है हर मिनिस्ट्री को, हमने इस पर डेलिब्रेट किया है, हर मिनिस्ट्री को एक युद्ध स्तर पर एक डिवीजन बना देनी चाहिए जो कि हर सेक्टर को एनालाइज करे, तभी आप सेक्टर बाय सेक्टर सिंकिंग से बच पाएंगे, जो कि सिंक्रोनाइजेशन स्टडी करे। अगर टेक्सटाइल में गड़बड़ है, स्टील में क्या गड़बड़ है, ऑटोमोबाइल में गड़बड़ है, कंस्ट्रक्शन में क्या गड़बड़ है, इनका जो इंटरकनेक्शन है, अगर युद्ध स्तर पर मिनिस्ट्री बाय मिनिस्ट्री ये नहीं किया गया, तो आपके सामने वो जो अर्थव्यवस्था की स्थिति, जो ग्रोथ हम बात कर रहे हैं, IMF, वर्ल्ड बैंक, OECD, RBI, भारत सरकार 10% से ऊपर ग्रोथ का अनुमान लगा रही है, वो आप अनुमान के आसपास तो ये भी नहीं सरकार को करना होगा, ये सरकार की जिम्मेदारी है। पर अभी चुनाव से थोड़ी फुर्सत मिले, फिर मैं एक कड़वी बात कहूंगा, तो जान और जहान का ये जो समन्वय अगर हमें बनाना है, तो आपको, मुझको, हमें भी अपनी जिम्मेदारी, अपना दायित्व निभाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी, मास्क लगाना होगा, और सरकार को भी प्राथमिकता देनी होगी। भगवान भरोसे या ये नाइट कर्फ्यू और गाड़ियों की फोटो खींचने से ही ये कोरोना वायरस डर कर भागने वाला नहीं है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।